हेलो बच्चों, मैं अमित सर स्वागत करता हूं आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने पहला चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा और उससे बनने वाले MCQ भी हमने सॉल्व किए। तो आज हम इस क्लास में दूसरे चैप्टर की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है जीवों का वर्गीकरण। क्या नाम है बच्चा? जीवों का वर्गीकरण। अच्छा, अगर हम जीवों के वर्गीकरण की बात करें भैया, तो हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ यानी कि संसार की अगर बात करें तो इस संसार में विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। और उनमें क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है, उनमें वेरिएशंस पाए जाते हैं। यानी कि हर एक जीव दूसरे जीव से किसी न किसी तरीके से अलग है। तो इनके अध्ययन की सुविधा के लिए क्या किया गया? वर्गीकरण किया गया। अच्छा, शुरुआत में जो हमारे यहाँ पहला वर्गीकरण था, ये पहला वर्गीकरण इनके आकार, संरचना और आवास के आधार पर किया गया। अच्छा, आकार, संरचना और आवास के आधार पर वर्गीकरण किसने किया? तो हम कहेंगे भैया, आकार, संरचना और आवास के आधार पर वर्गीकरण करने वाले जो व्यक्ति थे, उनका नाम था अरस्तु। यानी कि आकार, संरचना और आवास के आधार पर अरस्तु ने संसार के समस्त जीवों को दो जगत में वर्गीकृत कर दिया। किसमें? दो जगत में वर्गीकृत कर दिया। कहा कि हमारा एक जगत जंतु होगा और दूसरा जगत पादप होगा। क्या होगा? एक जगत जंतु होगा और दूसरा जगत क्या होगा? पादप होगा। अच्छा, इनके वर्गीकरण के बाद हमारे यहाँ एक और वैज्ञानिक आए, जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। क्या नाम था? कैरोलस लीनियस। अच्छा, कैरोलस लीनियस ने भी कुछ जनरल कैरेक्टर देखे, यानी कि कुछ सामान्य लक्षण देखे। और वो सामान्य लक्षण ये थे कि इन्होंने देखा कि हमारे यहाँ कुछ जीव ऐसे हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। अच्छा, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, यानी कि चल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जा रहे हैं। और कुछ जीव ऐसे हैं जो अपनी जगह पर स्थिर रह रहे हैं, वो चल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पा रहे हैं। तो इस आधार पर इन्होंने दो जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव रखा और कहा, हम इन जीवों को दो जगत में बांटेंगे। यानी कि वे जीव जो चल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? जंतु कहेंगे। और वे जीव जो चल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच पाते और जिनसे हमें भोजन प्राप्त होता है, यानी कि जो हमें भोजन देते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? पादप कहेंगे। क्या कहेंगे? पादप कहेंगे। अच्छा, अगर हम इनके द्विजगत वर्गीकरण की बात करें तो इनके द्विजगत वर्गीकरण का जो विस्तृत वर्णन है, इनकी एक पुस्तक थी सिस्टेमा नेचर। क्या नाम था? सिस्टेमा नेचर। सिस्टेमा नेचर के 10वें एडिशन में इन्होंने इस वर्गीकरण का विस्तृत वर्णन किया। क्या किया भैया? 10वें एडिशन में इन्होंने इस द्विजगत वर्गीकरण का विस्तृत वर्णन किया। अच्छा, अगर हम बात करें कि इनके वर्गीकरण की मुख्य बातें क्या थी, तो आप कहोगे सर, इनके वर्गीकरण की मुख्य बात यह थी कि इन्होंने संसार के समस्त जीवों को दो भागों में वर्गीकृत कर दिया था। कहा था, एक जीव हमारे पास होंगे जिन्हें पादप कहा जाएगा और दूसरे जीव हमारे पास होंगे जिन्हें जंतु कहा जाएगा। इस प्रकार इन्होंने, अगर हम पादप जगत की बात करें तो पादप जगत में इन्होंने किसे रखा? तो आप कहोगे सर, इन्होंने जब जनरल फीचर्स देखे थे, कुछ ऐसे नॉर्मल सामान्य से लक्षण देखे थे, और वो सामान्य से लक्षण कौन से थे? आप कहोगे सर, ये सर हिलने डुलने वाले थे और भोजन देने वाले लक्षण थे। यानी कि जो हिल डुल रहे हैं और जिनसे हमें भोजन मिल रहा है, उन्हें हम पादप कहेंगे। और जो हिल डुल नहीं रहे हैं, जो भोजन के लिए किसी और पर आधारित हैं या भोजन के लिए किसी और पर आश्रित हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? जंतु कहेंगे। अच्छा भैया, अगर हम उस समय और काल के हिसाब से बात करें तो कहीं ना कहीं उस समय और काल के हिसाब से इनका वर्गीकरण कैसा था? आसान भी था और उपयोगी भी था और लोगों के समझने के लायक भी था। क्या था? लोगों के समझने के लायक था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारे यहाँ और वैज्ञानिक आते गए। क्या हुआ?
और वैज्ञानिक आते गए, और जब और वैज्ञानिक आते गए तो लोगों ने जब इस वर्गीकरण को देखा तो इसकी कमियां बतानी शुरू कर दी। क्या बतानी शुरू कर दी? इसकी कमियां बतानी शुरू कर दी, यानी कि इसके डिमेरिट्स बतानी शुरू कर दी। अगर हम इनके डिमेरिट्स की बात करें तो इनकी डिमेरिट्स सामने ये आई भैया कि जो कैरोलिनियस साहब ने वर्गीकरण किया था, इसमें इन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों को एक ही जगत में रख दिया था। कहाँ? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों को एक ही जगत में रख दिया था। और दूसरी कमी ये थी कि इन्होंने एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में कोई अलगाव नहीं किया था, यानी कि सबको एक साथ रखा था। अच्छा, और तीसरी कमी की अगर बात करें तो तीसरी कमी हमारी ये थी कि कुछ जीव हमारे यहाँ ऐसे भी थे जो जंतु और पादप दोनों का लक्षण रखते थे। क्या करते थे? जंतु और पादप दोनों का लक्षण रखते थे। तो इसलिए उन्हें मजबूरी बस समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए, तो उन्हें कहाँ रख दिया? पादप जगत में रख दिया। कहाँ रख दिया? पादप जगत में रख दिया। अच्छा, एक कमी और थी भैया कि इन्होंने अपने इस वर्गीकरण में कवकों को अलग से स्थान नहीं दिया था। कवकों को पादप जगत में ही रखा था, जबकि आप लोग जानते होंगे कि कवकों में क्लोरोफिल का अभाव होता है, और जो कवक होता है यह परपोषी होता है, मृतपोषी होता है। कैसा होता है? मृतपोषी होता है। तो कवक को पादप कहना सरासर गलत होगा, इसलिए इनके वर्गीकरण पर विभिन्न प्रकार के सवाल उठ रहे थे। अच्छा, अब जब इनकी बातें खत्म हुई तो उसके बाद युग और आगे जैसा जैसा बढ़ता चला गया और वैज्ञानिक आते गए, और जब और वैज्ञानिक आए तो हमारे यहाँ एक और वैज्ञानिक आए। अगर हम उनके नाम की बात करें तो उनका नाम क्या था? आप कहोगे सर उनका नाम था अर्नेस्ट हैकल। क्या नाम था भैया? आप कहोगे सर इनका नाम था अर्नेस्ट हैकल। और अर्नेस्ट हैकल साहब ने जब इस वर्गीकरण को देखा तो इन्होंने कहा नहीं, इस वर्गीकरण में ढेर सारी कमियां हैं, हम इसको दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। और इन्होंने फिर से क्या किया? अपना अलग से नया वर्गीकरण दिया। इन्होंने संसार के समस्त जंतुओं को 3 जगत में बांट दिया। कितने जगत में? आप कहोगे सर 3 जगत में बांट दिया। और जब 3 जगत में बांट दिया तो इसे क्या कहा गया? आप कहोगे सर इसे कहा गया 3 जगत वर्गीकरण। यानी कि 3 जगत वर्गीकरण किसने दिया? आप कहोगे सर 3 जगत वर्गीकरण दिया अर्नेस्ट हैकल साहब ने। उसके बाद फिर समय थोड़ा सा आगे बढ़ा, और जब आगे बढ़ा तो एक और वैज्ञानिक हमारे यहाँ आए जिनका नाम था कोपलैंड। क्या नाम था भैया? आप कहोगे सर इनका नाम था कोपलैंड। और कोपलैंड साहब ने संसार के समस्त जीवों को 4 जगत में वर्गीकृत कर दिया। कितने जगत में? 4 जगत में वर्गीकृत कर दिया। इसलिए कोपलैंड द्वारा दिए गए इस वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? आप कहोगे सर 4 जगत वर्गीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 4 जगत वर्गीकरण कहा जाता है। इसी कड़ी में भैया हमारे यहाँ एक और वैज्ञानिक आते हैं सन 1969 में, जिनका नाम है कैरोलस लिनियस। और कैरोलस लिनियस ने इन जीवों के सारे लक्षणों को ध्यान में रख करके एक नया वर्गीकरण दिया, जिससे क्या कहा जाता है? आप कहोगे सर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहा जाता है, 5 जगत वर्गीकरण कहा जाता है। अब इनके द्वारा दिया गया 5 जगत वर्गीकरण क्या था? तो हम कहेंगे भैया इन्होंने संसार के समस्त जंतुओं को, संसार के समस्त जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया। और 5 जगत कौन कौन से थे? हम कहेंगे भैया पहला जगत हमारा क्या था? मोनेरा था। दूसरा जगत हमारा क्या था? प्रोटिस्टा था। तीसरा जगत हमारा क्या था? फंगी था। चौथा जगत हमारा क्या था? प्लांटी था। और 5वां जगत क्या था? एनिमैलिया था। यानी कि अगर हम हिंदी में बात करें तो आप कहोगे सर पहले जगत का नाम मोनेरा, दूसरे जगत का नाम प्रोटिस्टा, तीसरे जगत का नाम कवक, चौथे जगत का नाम पादप, और 5वें जगत का नाम क्या होगा? जंतु होगा। यानी कि सन 1969 में आर्यभट्ट ने 5 जगत वर्गीकरण दिया और बताया कि हम संसार के समस्त जंतुओं को 5 जगत में वर्गीकृत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 5 जगत में वर्गीकृत कर रहे हैं। जब लोगों ने देखा कि भैया आर्यभट्ट साहब ने सारे लक्षणों को ध्यान में रख करके वर्गीकरण दिया है, तब लोगों के समझ में आया नहीं ये वर्गीकरण सही है और इस वर्गीकरण को सर्वमान्य मत मिलना चाहिए। इसलिए इस वर्गीकरण को क्या मिला? सर्वमान्य मत मिला।
क्या मिला भैया? सर्वमान्य मत मिला। यानी कि अगर हम बात करें संसार में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला और जाना जाने वाला वर्गीकरण कौन सा है? आप कहोगे सर 5 जगत वर्गीकरण क्या है? क्या है? 5 जगत वर्गीकरण है। अच्छा, अब अगर हम बात करें इनके 5 जगत वर्गीकरण में जो पहला जगत था उसका नाम क्या था? आप कहोगे सर मोनेरा था। क्या था भैया? मोनेरा था। अच्छा, इस मोनेरा जगत में इन्होंने सर किसे रखा? तो हम कहेंगे भैया इस मोनेरा जगत में इन्होंने एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा। किन जीवों को रखा? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा। यानी कि अगर हम एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों की बात करें तो इनमें ऐसे जीव आएंगे जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। अच्छा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी यानी कि एक लाइन में आप कह सकते हैं सर इनमें जितने भी कोशिकांग होंगे ये सारे के सारे कैसे होंगे? झिल्ली विहीन होंगे। कैसे होंगे? झिल्ली विहीन होंगे। अच्छा, अब जब झिल्ली विहीन होंगे तो क्या सर न्यूक्लियस भी झिल्ली विहीन होगा? हम कहेंगे हाँ भैया, केंद्रक भी झिल्ली विहीन होगा। अच्छा, यानी कि अगर बात करें कि इन्होंने इस जगत में कैसे जीवों को रखा तो आप कहोगे सर इन्होंने इस जगत में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा। यानी कि सर इस जगत में इन्होंने क्या बैक्टीरिया को भी रखा? हम कहेंगे हाँ भैया, इस जगत में इन्होंने बैक्टीरिया को भी रखा और बैक्टीरिया के साथ साथ हमारे यहाँ ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे आप नीलहरित शैवाल कहते हो और PPLO जिसे आप माइकोप्लाज्मा कहते हो, इसे भी इसी जगत में शामिल किया। अगर हम बात करें इनकी मुख्य विशेषताओं की तो इनकी मुख्य विशेषता क्या थी? आप कहोगे सर पहली विशेषता थी कोशिकीय संरचना। क्या थी? कोशिकीय संरचना। यानी कि अगर हम बात करें कोशिकीय संरचना की तो मोनेरा जगत की जो कोशिकीय संरचना होती है जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा। किसे रखा? एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ इस स्लाइड में ये बताया गया है कि एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक वे जीव होते हैं जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। अच्छा सर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, लेकिन इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस की जगह क्या होता है? आप कहोगे सर न्यूक्लियाइड होता है। क्या होता है? न्यूक्लियाइड होता है। साथ ही साथ इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल यानी कि झिल्ली सहित कोशिकांग का क्या होता है? अभाव होता है और इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट तथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और अंतःप्रदव्य जालिका का अभाव होता है। अगर हम बात करें भैया इनकी जो सेल वॉल होती है ये प्रायः पेप्टिडोग्लाइकेन या स्यूडोमेरिन की बनी होती है। किसकी? पेप्टिडोग्लाइकेन या स्यूडोमेरिन की बनी होती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम दूसरी विशेषता की बात करें तो दूसरी विशेषता इनके क्या थी? आप कहोगे सर DNA और रिप्रोडक्शन, यानी कि DNA और जनन। इन्होंने बताया कि जो हमारे यहाँ एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव यानी कि मोनेरा जगत होगा, इसके जो जीव होंगे इनका जो DNA होगा यह कैसा होगा? नेकेड होगा, नंगा होगा। यानी कि इसके ऊपर हिस्टोन प्रोटीन की लेयर नहीं पाई जाएगी, परत नहीं पाई जाएगी। साथ ही साथ इनका DNA कैसा होगा? सर्कुलर होगा, यानी कि वृत्ताकार होगा। कैसा होगा भैया? आप कहोगे सर वृत्ताकार होगा और इसके ऊपर हिस्टोन प्रोटीन की परत नहीं पाई जाएगी। लेकिन अगर बात करें कुछ बैक्टीरिया में कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन जैसी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी होती है। अच्छा, अगर हम बात करें भैया तो कुछ बैक्टीरिया में संयुग्मन जैसी क्रियाएं भी होती हैं। ये रूपांतरित भी होते हैं। क्या कहते हैं? रूपांतरित भी होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ देखा गया कि ये जो जीव होते हैं ये लोकोमोशन भी करते हैं और लोकोमोशन के लिए इनके पास क्या पाया जाता है? आप कहोगे सर लोकोमोटरी ऑर्गन यानी कि प्रचलन अंग पाए जाते हैं। अगर हम बात करें तो इन जीवों में प्रचलन अंग क्या होता है? आप कहोगे सर फ्लैजेला होता है। क्या होता है? फ्लैजेला होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कशाभ कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? कशाभ कहते हैं।
उसके बाद अगर हम इनमें न्यूट्रिशन की बात करें यानी कि पोषण की बात करें, तो जो मोनेरा जगत के जीव होते हैं इसके कुछ जीव स्वपोषी होते हैं और कुछ जीव कैसे होते हैं, परपोषी होती हैं। यानी कि इस जगत के कुछ जीवों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और कुछ जीव जो होते हैं वह भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। अगर हम इनमें प्रकाश संश्लेषी जीवों की बात करें तो प्रकाश संश्लेषी जीवों में हमारे पास क्या आता है, आप कहोगे सर साइनो जीवाणु आता है, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, आप कहोगे सर इसे कहा जाता है नील हरित शैवाल। और नील हरित शैवाल को कहाँ रखा गया है, आप कहोगे सर मोनेरा जगत में रखा गया है। यह कैसा होता है, स्वपोषी होता है और साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषी होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, इस जगत में कुछ जीव ऐसे होते हैं जो रसायन संश्लेषी होते हैं। कैसे होते हैं, रसायन संश्लेषी होते हैं। उसमें कुछ बैक्टीरिया हमारे हैं जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर। अगर हम बात करें इन जीवाणुओं को तो नाइट्रीफाइंग जीवाणु कहा जाता है, यानी कि ये वातावरण से मुक्त नाइट्रोजन को क्या करते हैं, स्थिर करने का कार्य करते हैं। किसका क्या करते हैं, स्थिर करने का कार्य करते हैं। अच्छा, अगर हम इनके परपोषी होने की बात करें, किसकी परपोषी होने की बात करें, तो देखना भैया ये परपोषी में सेप्रोफिटिक यानी कि मृतोपजीवी भी होते हैं, साथ ही साथ ये पैरासिटिक यानी कि परजीवी भी होते हैं और साथ ही साथ ये क्या होते हैं, सिम्बायोटिक यानी कि सहजीवी भी होते हैं। अगर हम सहजीवी की बात करें तो यहाँ क्या दिया है, राइजोबियम दिया है। क्या दिया है, राइजोबियम। राइजोबियम क्या है, एक जीवाणु है जो दलहनी कुल की पौधों की जड़ों में पाया जाता है और पर्यावरण से मुक्त नाइट्रोजन को क्या करता है, आप कहोगे सर अवशोषित करता है, यानी कि फिक्स करता है और फिक्स करके पादपों को देने का कार्य करता है। अगर हम मोनेरा जगत के उप समूहों की बात करें, किसकी, अगर हम मोनेरा जगत के उप समूहों की बात करें तो मोनेरा जगत को भैया दो उप समूहों में बांटा गया। और उप समूहों में बांटने का कार्य किसने किया, आप कहोगे सर हमारे यहाँ एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम क्या था, कार्ल ब्रूस था। क्या नाम था, कार्ल ब्रूस था। अब कार्ल ब्रूस ने कहा कि आर्य छुटकर द्वारा दिए गए 5 जगत वर्गीकरण में कुछ कमियां हैं, तो हम इसको दुरुस्त करेंगे। और दुरुस्त करने के लिए इन्होंने क्या किया, मोनेरा जगत को और 2 भागों में बांट दिया। किसमें, आप कहोगे सर मोनेरा जगत को कितने भागों में बांट दिया, आप कहोगे सर 2 भागों में बांट दिया। कहा 2 भाग कौन कौन से होंगे, इन्होंने कहा भैया हमारे यहाँ एक भाग होगा जिसका नाम होगा आर्की जीवाणु और दूसरा नाम होगा क्या, यू जीवाणु। क्या होगा, यू जीवाणु होगा। क्या होगा भैया, यू जीवाणु होगा। यानी कि इन्होंने मोनेरा जगत को आर्की जीवाणु और यू जीवाणु में बांट दिया। ये हमारे पास 2 हो गए और बाकी प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमैलिया को एक जगह रखा। इस तरीके से इन्होंने क्या बनाया, इस तरीके से इन्होंने 3 डोमेन बनाया और इनके द्वारा दिए गए वर्गीकरण को क्या कहा जाता है, आप कहोगे सर इसे कहा जाता है 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। क्या कहा जाता है, आप कहोगे सर कहा जाता है 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। और 3 डोमेन क्लासिफिकेशन में जो पहला डोमेन था वो क्या था, आप कहोगे सर आर्की जीवाणु था। क्या था, आर्की जीवाणु था। अगर हम दूसरे डोमेन की बात करें तो दूसरा डोमेन हमारा क्या था, आप कहोगे सर यू जीवाणु था। अगर तीसरे डोमेन की बात करें तो उसे इन्होंने क्या कहा, उसे इन्होंने कहा यूकारियोट्स। क्या कहा, यूकारियोट्स। और यूकारियोट्स में इन्होंने 4 जगत को समाहित किया। वो 4 जगत कौन कौन से थे, आप कहोगे सर प्रोटिस्टा होगा, फंगी होगा, प्लांटी होगा और एनिमैलिया होगा। क्या, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और क्या होगा, आप कहोगे सर एनिमैलिया होगा। अगर हम पहले डोमेन की बात करें यानी कि मोनेरा जगत के पहले उपसमूह की बात करें तो पहला उपसमूह हमारा क्या है, आप कहोगे सर आर्की बैक्टीरिया। क्या है, आर्की बैक्टीरिया। अच्छा, अगर हम आर्की बैक्टीरिया की बात करें भैया तो ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ये रियल बैक्टीरिया नहीं होते। यानी कि कैसे होते हैं, इमेजिनरी बैक्टीरिया होते हैं, आभासी जीवाणु होते हैं, असत्य जीवाणु होते हैं। या अगर हम इन असत्य जीवाणुओं की बात करें तो ये असत्य जीवाणु पाए कहाँ जाते हैं, आप कहोगे सर ये असत्य जीवाणु प्रतिकूल आवासों में पाए जाते हैं।
कहाँ पाए जाते हैं? प्रतिकूल आवासों में पाए जाते हैं। सर ये प्रतिकूल आवास क्या होता है? हम कहेंगे भैया ये जीवाणु ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ लवणता खूब ढेर सारी होती है, लवणता भर भर के होती है। ये ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ मर्सी एरियाज होते हैं, यानी कि दलदली क्षेत्र होते हैं। अगर हम बात करें इनकी तो भैया ये पाए कहाँ कहाँ जाते हैं? तो हमने देख लिया ये बहुत ज़्यादा गर्म स्थानों पर पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा लवणता वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, और कहाँ पाए? दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। साथ ही साथ हम बात करें तो ये जो जीवाणु होते हैं ये मवेशियों की आंतों में भी पाए जाते हैं, यानी कि गाय भैंस भेड़ बकरी की आंतों में भी ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अगर हम इनके आवास के आधार पर बात करें तो इनके आवास के आधार पर ये बैक्टीरिया 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। सर पहला प्रकार क्या होता है? हम कहेंगे भैया पहला प्रकार जो हमारा है उसे कहा जाता है मेथेनोजन। क्या कहा जाता है? मेथेनोजन। ये जो जीवाणु होते हैं ये मीथेन का उत्पादन करते हैं। किसका उत्पादन करते हैं? आप कहोगे सर मीथेन का उत्पादन करते हैं। और सर ये पाए कहाँ जाते हैं? हम कहेंगे भैया ये मर्सी एरियाज में पाए जाते हैं, दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ? दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा धान से निकलने वाली, धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो आपने सुना होगा सर मीथेन गैस निकलती है। और मीथेन गैस के उत्पादन का कारण क्या होता है? यही मेथेनोजन जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं? मेथेनोजन जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? मवेशियों की आंतों में पाए जाते हैं। ये जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? गोबर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? गोबर में पाए जाते हैं। अगर हम दूसरे जीवाणु की बात करें, किसकी? अगर हम दूसरे जीवाणु की बात करें तो दूसरे जीवाणु हमारे पास होते हैं भैया जिन्हें कहा जाता है हेलोफाइल्स। क्या कहा जाता है? आप कहोगे सर हेलोफाइल्स कहा जाता है। ये ऐसे स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ पर साल्ट एरिया होता है, यानी कि हम कह सकते हैं जहाँ लवणता ज़्यादा होती है। क्या होती है? लवणता ज़्यादा होती है। अगर हम तीसरे जीवाणु की बात करें तो ये ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और वो कैसा होता है? अम्लता वाला क्षेत्र होता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? आप कहोगे सर थर्मोएसिडोफाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थर्मोएसिडोफाइल कहा जाता है। उसके बाद अगर हम यू बैक्टीरिया की बात करें तो जो हमारे यू बैक्टीरिया होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, यानी कि इन्हें हम वास्तविक जीवाणु कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? वास्तविक जीवाणु कहते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है ये रिजिड होती है और इनमें फ्लैजेला पाया जाता है, यानी कि ये मूव कर सकते हैं। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें, इनके उदाहरण की बात करें तो इनका उदाहरण क्या होता है? आप कहोगे सर एक उदाहरण है जिसका नाम है क्या? साइनोबैक्टीरिया। क्या है? साइनोबैक्टीरिया। और अगर साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? आप कहोगे सर बीजीए कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, नील हरित शैवाल कहते हैं। दूसरा है हमारे पास हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, यानी कि परपोषी बैक्टीरिया की बात करें तो परपोषी बैक्टीरिया हमारा क्या होता है? आप कहोगे सर पीपीएलओ होता है। क्या होता है? पीपीएलओ होता है। और यही पीपीएलओ है जिसे संसार की सबसे छोटी कोशिका माना जाता है। क्या कहा जाता है? संसार की सबसे छोटी कोशिका। इसी को हम हिंदी में माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। ये क्या करते हैं? आप कहोगे सर ये रोग उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं? रोग कारक होते हैं। क्या होते हैं? रोग कारक होते हैं। अच्छा बच्चों, अब समय थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। चलिए आज हम लोगों ने जितना भी पढ़ा आशा है आपको अच्छा लगा होगा, आपको मज़ा आया होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। बाकी अगर आपकी कोई स्पेशल क्वेरी होगी तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना, क्योंकि हम आपके कमेंट को रोज़ पढ़ते हैं और उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर किसी विशेष टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए होगी तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल देना। हम आपके द्वारा सुझाए गए टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा।
वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।